Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. This is lecture number 9. हमने लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात किया था और आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके इन्वायरमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटलैंड इकोसिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आगे आएंगी विच आर जो आप पढ़ेंगे आगे अपने ज्योग्राफी लेक्चर्स में, लेकिन इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आई एम गोइंग टू कवर दिस इन दिस लेक्चर. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम वेटलैंड की बात करें, जैसे ही नाम सजेस्ट करता है व्हाट डज अ वेटलैंड मीन. वेट का मतलब होता है गीला एंड लैंड का मतलब होता है आपका ज़मीन. सो इट इज़ सिंपली अ प्लेस और अ पॉइंट जहाँ पे आपका वाटर मीट्स योर लैंड. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वाटर एंड लैंड, वाटर का मतलब हो गया आपका सो व्हेन आई टॉक अबाउट वाटर मीन्स लैंड, वाटर का मतलब हो गया आपका पानी, दैट मीन्स एक्वेटिक इकोसिस्टम. और जब हम लैंड की बात करें इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सो वेयर अ ट्रांजिशन जोन जो ना ही पूरा टेरेस्ट्रियल है और ना ही पूरा एक्वेटिक है, वो क्या है, दोनों का एक ट्रांजिशनल जोन है, उसको हम बोलते हैं आपका वेटलैंड इकोसिस्टम. अगर आपको याद होगा तो जब हमने इकोटोन्स वगैरह के बारे में पढ़ा था उसमें आई गिव यू एन एग्जांपल कि वेटलैंड्स भी आपके इकोटोन में आते हैं जो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेटलैंड, सबसे पहले तो आपके करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो अगर हम वेटलैंड की बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, तो हम 2 फरवरी को 2 फरवरी को जो आने भी वाला है उसको हम वर्ल्ड वेटलैंड डे से सेलिब्रेट करते हैं. अगर 2020 की बात की जाए तो वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था, द थीम वॉज वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी. सो थीम भी ज़रूरी है आपको याद रखना कि 2020 का थीम क्या था, थीम वॉज वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी. और वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते कब है, तो हम वो मनाते हैं आपका 2 फरवरी. अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं आपके वेटलैंड्स की. वेटलैंड्स आर नथिंग बट दे आर intermediate zones between who, between your deep water and terrestrial habitat. So aquatic and terrestrial ecosystem के बीच का zone है. So it is nothing but a terrestrial in character, मतलब कि आपका इकोटोन. जिन्होंने इकोटोन के बारे में नहीं पता है, गो बैक टू माई लेक्चर सीरीज, उसमें आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे इकोटोन स्पेसिफाइड होगा, आप उसमें से पढ़िए व्हाट इज इकोटोन. वहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल कि इकोटोन होता क्या है. फाइन, ओके. नाउ वेटलैंड्स, अगर हम वेटलैंड्स की बात करें, वेटलैंड्स आर एरिया ऑफ क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस as they support biodiversity, support million of people directly and indirectly. जब आपको मैंने इकोटोन के बारे में बताया था आई टोल्ड यू कि ऐसे स्पीशीज़ जो ना ही आपके टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं, जो ना ही आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, वो आपके ट्रांजिशन जो जोन होता है उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आपका वेटलैंड इकोसिस्टम, जिनको हम क्या बोलते हैं, एज स्पीशीज़ कहते हैं. अगर आपको याद होगा तो वही हम एज स्पीशीज़ की बात करें कि वेटलैंड्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हमको बहुत ज़्यादा मिलता है और वेटलैंड्स जो भी आगे पीछे के लोग रहने वाले हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड, फॉडर, फ्यूल एंड सो मेनी थिंग्स. इसी के साथ वेटलैंड्स हैज लॉट ऑफ फंक्शंस. वेटलैंड जो है, क्योंकि ये वेटलैंड इज लाइक अ स्पॉन्ज, जब पानी आता है तो वो उसको सोख लेता है. कहने का मतलब ये है जब पानी को सोख लेगा तो क्या होगा, इरोजन से भी आप बच सकते हैं. सो इरोजन को मिटिगेट करने में ये हेल्प करता है. इसी के साथ जो भी वहाँ के एरियाज़ हैं डोमेस्टिकेटेड लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो इसलिए वेटलैंड्स हर एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Now wetlands are considered to be most productive zones. Now why are they considered to be most productive zone? Like I told you, edge effect. एज इफेक्ट की बात किया था, मतलब एज स्पीशीज की हमने इसमें बात की थी, राइट? तो उसी की ही बात करें. नाउ जो आपका ये वेटलैंड्स है आपको वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है बिकॉज इट इज़, अब आप याद रखिएगा आगे हम पढ़ेंगे लेक्स और वेटलैंड के बारे में. वेटलैंड्स जो होते हैं दे कैन बी परमानेंट, दे कैन बी टेम्पररी. टेम्पररी कहने का मतलब ये हो गया जब पानी आता है, सीजनल फ्लो के साथ जब पानी आया तो वो जो एरिया था, सूखा एरिया था, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया तो वो भी एक वेटलैंड बन जाता है. सो इट कैन बी बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी. ठीक है.
और ये जो एरियाज होते हैं ये हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। अब हाईली प्रोडक्टिव कहने का मतलब ये हो गया, एक तो पानी आ रहा है एंड देन द वाटर गोज अवे, मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको रिजुविनेट होने का बार बार मौका मिलता है। मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो बार बार आते हैं और जाते हैं, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल न्यू होते हैं और इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। नाउ वेटलैंड्स की बात किया जाए, कहने को तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव जोन्स हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो वहाँ के लोकल डोमेस्टिकेटेड लोग हैं इनका फ़ायदा भी लेते हैं, इरोजन को मिटिगेट करता है, आपको रिसोर्सेज को रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। लेकिन फिर भी जो आपके वेटलैंड्स हैं दे आर द मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम, दे आर द मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम बिकॉज जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारी आदत क्या है, जहाँ पर भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ पर भी कोई चीज़ मिल रही है तो उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कभी कभी ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं एक्सप्लॉइट होते हैं, जिसके चलते वेटलैंड्स बीइंग एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, एक्सट्रीमली फुल ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से दे आर एरियाज विच आर हाईली थ्रेटेंड। अगर हम इको वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड्स ऑक्यूपाई करते हैं 18.4%, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। वेटलैंड्स जो है ऑक्यूपाई करते हैं 18.4% ऑफ द कंट्रीज एरिया एंड मोस्टली जो क्या है इसका जो एरिया है इट इज़ अंडर पैडी कल्टीवेशन। हम इंडिया की बात करें कितना एरिया अंडर है, 18.4% जो एरिया है वो आपका वेटलैंड्स के ही अंडर है। अगर हम वेटलैंड्स की बात करें, वेटलैंड्स दो में डिवाइडेड है, एक आ गया आपका इनलैंड और एक आ गया आपका कोस्टल। कोस्टल का मतलब या लिटोरल जोन्स भी आप इसको कह सकते हैं। नाउ इनलैंड एंड योर कोस्टल एरियाज, इनलैंड की बात की जाए तो इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं आपके, 27,403 वेटलैंड्स मौजूद हैं, जिसमें से 23,444 आपके इनलैंड के बीच में आते हैं और कोस्टल में आते हैं आपके 3,959। अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब हो गया कि जो आपके इनलैंड है वेटलैंड्स वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोस्टल, राइट। नाउ आपको बहुत बुक्स में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो आपके इनलैंड है दे आर मोर देन कोस्टल। अब याद रखना, अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है। चेंज होने का मतलब ये है, जैसे आपको मैंने ऊपर भी बताया कि 18.4% जो कंट्री का एरिया है वो अंडर आपके वेटलैंड है और उसमें से इस 18.4 का 70% जो था आपका पैडी कल्टीवेशन के अंडर आया था। बट नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू वेटलैंड नॉर्म्स, उसके अकॉर्डिंग जो पैडी कल्टीवेशन वाला एरिया था उसको निकाल दिया गया है। अब पैडी कल्टीवेशन तो इनलैंड के अंडर आएगा। जब पैडी कल्टीवेशन का 70% निकाल दिया, अब पीछे क्या बचा, जो पीछे बचे हैं वही अब आपके वेटलैंड इकोसिस्टम में आते हैं। इसीलिए पहले आपका इनलैंड ज़्यादा था और कोस्टल कम था, बट जब से पैडी कल्टीवेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया है अब आपका कोस्टल ज़्यादा है और इनलैंड कम है। तो ये आपको याद रखना, ये जो है ये ओल्ड है, ओल्ड के हिसाब से इनलैंड इज मोर, कोस्टल इज लेस। बट अब जो चेंजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैडी कल्टीवेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया है, अब जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग कोस्टल ज़्यादा है और आपका इनलैंड कम है। तो आप ये इसको लिख देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बुक्स में जो आपकी जिनके पास भी पुरानी एडिशन की बुक्स होंगी उनमें ऐसा दिया होगा, बट नाउ अभी हाल ही में ये चीज़ें को चेंज किया गया है। फाइन, अब इनलैंड और कोस्टल, जैसा कि नाम बोल रहा है, इनलैंड हो गया, ये आपका लैंड है तो कहीं यहाँ पे आपका वेटलैंड होगा, कहीं यहाँ पे आपका वेटलैंड होगा। और अगर हम कोस्टल या लिटोरल जोन्स की बात करें तो वो आपके होंगे, ये आपका पानी है और इन एरियाज में जो आपके वेटलैंड्स मौजूद होंगे। ठीक है। अब व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ योर वेटलैंड। अगर हम वेटलैंड्स की बात करें, वेटलैंड्स आर हाईली प्रोडक्टिव एरियाज, इनकी बात करें अब ये प्रोडक्टिव है क्यों। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, वेटलैंड्स जो हैं इकोटोन में आते हैं और यहाँ पे एच स्पीशीज और एच इफेक्ट हमको बहुत सारा देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पे बहुमत में आपको फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है। और इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंटली माइग्रेटरी बर्ड्स, जब माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स तो बर्ड्स कहाँ पे डिपेंडेंट होंगे अपने खाने पीने और रहने के लिए, वो इन्हीं वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसलिए यहाँ पे आपको बहुमत में फ्लोरा, फौना एंड माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलती है, जो वहाँ का हेल्थ
ऑफ द इकोसिस्टम बताता है। जितने ज़्यादा फ्लोरा और फौना वहाँ पे मौजूद होंगे तो वो बताता है कि कितना हेल्दी है आपका इकोसिस्टम। फाइन, इसी के ही साथ नॉट ओनली दिस बट ये आपको न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। व्हेन आई टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, लाइक आई टोल्ड यू कि जो आपके वेटलैंड्स है वहाँ पे क्या होता है, दे कैन बी परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब हो गया कि जब भी सीजनल फ्लो ऑफ वाटर आता है तो पानी आता है एंड देन जब नहीं होता तो वो सूख जाता है। मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज बार बार अपने आप को रिजुविनेट भी करती हैं। देयरफॉर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बार बार रिसाइकल होते हैं, जस्ट लाइक द केस ऑफ योर एलुवियल सॉइल। उसमें भी होता है ना आपका ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। जो न्यू एलुवियल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू योर ओल्ड एलुवियल। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो है वाटर के फ्लो से वो जो रिसोर्सेज हैं, जो उसका न्यूट्रिएंट है वो बार बार रिसाइकल होता है, जस्ट लाइक योर वेटलैंड इकोसिस्टम्स। इसी के ही साथ ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। जो वहाँ के डोमेस्टिकेटेड लोग हैं जो वहाँ पे आसपास रहते हैं, वो यहाँ पे आपका फ्यूल, फॉडर, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ जस्ट लाइक योर एज इफेक्ट एंड एज स्पीशी, यहाँ पे जो स्पीशी डाइवर्सिटी है हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों में रहने वाले स्पीशीज हमको देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको फिशेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, विच इज़ अगेन अ सोर्स ऑफ योर लाइवलीहुड। लोग खाने के लिए भी फ़िश को यूज़ करते हैं और आगे कमर्शियल पर्पस के लिए भी फिशेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पीशी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ फिशेस नहीं है पर उनके बहुत ज़्यादा प्रकार और बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर डोमेस्टिकेशन ऑल्सो एंड फॉर योर कमर्शियल पर्पस ऑल्सो। नाउ इन सब चीज़ों के बावजूद वेटलैंड्स हमारे लिए इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव है, हम इतने ज़्यादा रिसोर्सेज इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ड्यू टू मैनी एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस एंड मैन मेड रीजंस बेसिकली, जिसके चलते जो आपके वेटलैंड्स है वो वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेड इकोसिस्टम्स में आते हैं। जिसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर क्रेजिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसे कि वहाँ पे जितना भी फ्लोरा मौजूद है उसका डिफॉरेस्टेशन कर देना, जिसके चलते जो आपके वेटलैंड्स है वो हाईली थ्रेटन में आते हैं। इसी के साथ पॉल्यूशन, वेटलैंड्स में गंदी चीज़ें फेंक देना, पोल्यूट कर देना, वो भी एक रीज़न है आपका वेटलैंड जो है। अब देखो जो भी गंदा पानी होगा, गंदा एरिया होगा, वहाँ पे आपके फ्लोरा और फौना के लिए वो जो हैबिटेट है वो हेल्दी नहीं रहेगा। जब हेल्दी नहीं रहेगा ऑब्वियसली वो उस जगह पे नहीं रहेंगे, वो कहीं और जाके रहना शुरू कर देंगे, मतलब उनका हैबिटेट जो था वो डिस्ट्रक्ट हो गया है। अब अगर एक जगह पे फ्लोरा और फौना ज़्यादा है तो वो हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम को डिनोट करता है। नाउ डोमेस्टिक वेस्ट, क्योंकि डोमेस्टिक अगर लोग आगे पीछे रह रहे हैं, अगर इन चीज़ों को यूज़ करें, अगर वो टेम्पररी वेटलैंड है आपका तो वहाँ पे ही गंद वगैरह सब डालेंगे। अब नाउ जब पानी वहाँ पर आएगा तो वो गंद के ऊपर थोड़ा चल जाएगा, वो गंद तो वहीं रहेगा, ठीक है, जिसके चलते वो जो वेटलैंड है वो भी गंदा हो जाएगा। सो डोमेस्टिक वेस्ट एंड मेजर रीज़न इज़ योर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसी के ही साथ जस्ट लाइक डोमेस्टिक वेस्ट इट इज़ योर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, जो हम इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे फेंकते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपका वेटलैंड है वैसे आपकी लेक्स भी तो हैं। लेक्स भी क्या एक वाटर बॉडी है जो इनलैंड भी हो सकती है एंड कोस्टल एरियाज में भी हो सकती है। सो वेटलैंड और लेक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कंपैरेटिवली वेटलैंड और अगर हम लेक्स को अगर हम कंपेयर करें तो जो आपकी लेक्स हैं दे आर डीप, मतलब वो बड़ी होती हैं। लेक्स जो है दे आर डीप एंड योर वेटलैंड्स in comparison to your lakes they are shallow, ये इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती एज कम्पेयर टू योर लेक्स। लेक्स आपकी स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ है, वो स्टैटिक है, वो एक जगह पर ही है, जबकि वेटलैंड्स जो है दे कैन बी योर परमानेंट एज वेल एज दे कैन बी टेम्पररी। वहाँ पे टेम्पररीली वहाँ पे एकदम सूखा भी रह सकता है और जब सीजन आएगा तो वो एकदम हरा भरा और पानी से भरकर भी हो सकता है। सो लेक्स आर परमानेंट वेयर एज वेटलैंड्स कैन बी बोथ परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी, ठीक है। और डीप और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसी के साथ अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो उसके हिसाब से लेक्स में जो वाटर की डेप्थ होती है ना वो मिनिमम 3 मीटर की होनी चाहिए, कम से कम 3 मीटर की होनी चाहिए। मतलब इससे जो नीचे वाली है वो किस में आती हैं? आपके वेटलैंड्स में आ जाती हैं। और कितना एरिया कवर करते हैं आपके लेक्स? नॉट लेस देन
10 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए तो हम मानेंगे कि वो जो वाटर बॉडी है वो एक लेक है। उससे कम होगा तो इट विल कम अंडर योर वेटलैंड इकोसिस्टम, क्योंकि कहने को दोनों पानी ही तो है, तो इट इज़ वेटलैंड इकोसिस्टम। नाउ क्योंकि ये आपका लेक्स आपके स्टैग्नेंट है, मूवमेंट नहीं है वहाँ पानी में, तो एज कम्पेयर टू योर वेटलैंड्स लेक्स इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती हैं और वहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी या तो हमको देखने को ही नहीं मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा तो बहुत लो देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू योर वेटलैंड्स। सो व्हाट डज लेक है? लेक्स हैव नो और वेरी लिटिल एक्वेटिक वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। फाइन, ये तो मैंने आपको बता दिया। वेटलैंड्स जो है दे आर शैलो एंड लेक्स आर डीप एज कंपेयर टू योर वेटलैंड्स। मतलब अपना कितना होना चाहिए? मिनिमम आपका 3 मीटर होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो वो आ जाएगा आपका वेटलैंड के ऊपर, अगर 3 मीटर से ज़्यादा होगा तो वो आ जाएगा आपके लेक्स के ऊपर। 10 हेक्टेयर से अगर कम का एरिया होगा तो वो आ जाएगा वेटलैंड में, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया होगा तो वो आ जाएगा आपके लेक्स में। नाउ वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड्स इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव और इतने ज़्यादा फर्टाइल इसीलिए हैं क्योंकि वेटलैंड्स आर लाइक स्पॉन्ज। मतलब जब कभी भी यहाँ पे कोई पोल्यूटेंट या कुछ भी यहाँ पे आता है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कन्वर्ट करता है केमिकल्स इनटू यूजेबल फॉर्म, मतलब रिसाइकलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर को रिसाइकल करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए ग्राउंड वाटर रिसाइकलिंग का मतलब क्या हो गया? हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हेल्दी है तभी तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन हमारे कुछ मैन मेड रीजंस की वजह से हम यहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट डाल देते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस डालते हैं, जिसके चलते ये जो आपका वेटलैंड है वो ख़राब हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइट हो जाता है, ओवर ग्रेजिंग हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, जिसके चलते वेट इकोसिस्टम बिकम्स, उनका जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम वेटलैंड की बात करें, क्यों यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है? इसीलिए है क्योंकि इट एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज, और कोई भी आपका पोल्यूटेंट है, कोई भी गंदगी है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्राउंड वाटर को वापस रिजुविनिएट या रिसाइकल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, जब हम वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं, जब आपने एक बार ही देख लिया कि आपके वेटलैंड्स होते क्या है, इनका मीनिंग क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें। नाउ वेटलैंड्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज है और मोस्टली आपको पेपर में वही चीज़ें पूछ जाती है, दैट इज योर रामसर साइट्स। नाउ रामसर इज वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनिशियली हाउ मेनी रामसर साइट्स वी हैड इन इंडिया? वी हैड 27 रामसर साइट्स। इसके बाद 10 रामसर साइट्स और ऐड हुई थी, मेकिंग इट 37। लेकिन उसके बाद आपकी ऐड हुई है और 4, दैट इज 40 आपकी, हाँ 4 और ऐड हुई विच मेक्स इट 41। और रिसेंटली अभी हाल ही में एक और रामसर साइट हुई है विच मेक्स इट 42, विच अगेन मेक्स इट लार्जेस्ट इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन साउथ एशिया। ठीक है, क्यों? और एट प्रेजेंट कितनी है? एट प्रेजेंट हमारी 42 है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, आई एम श्योर मैक्सिमम को पता होगा कि 37 है, 10 हाल ही में लास्ट ईयर ही ऐड हुई है और 4 और ऐड हुई विच मेक्स इट्स 41, और फिर बाद में एक और ऐड हुई विच मेक्स इट्स 42। 42nd अभी रिसेंटली ऐड हुई है, कौन सी है वो मैं भी आपको बताऊंगी। अगर हम रामसर साइट्स की बात करें, रामसर है क्या? नाउ इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया साउथ एशिया में लार्जेस्ट नंबर पे आता है इन केस ऑफ रामसर साइट्स। जब हम रामसर साइट्स की बात करते हैं ना, अगर कोई भी वेटलैंड किसी कंट्री का डेजिग्नेट किया जाए कि ये एक रामसर साइट है, वहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब वहाँ पे टूरिज़्म का ध्यान रखा जाता है, वेटलैंड गंदा ना हो उसका ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जैसी है वैसी बनी रहे उसका ध्यान रखा जाता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ना हो उसका ध्यान रखा जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, जब आप रामसर साइट्स की बात करते हो, ये एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात है। सबसे बड़ी बात, इट अट्रैक्ट्स टूरिज्म।
अगर जम्मू कश्मीर में आएंगे तो बोलेंगे कि हाँ यार मुझे वुलर लेक जाना है श्रीनगर में देखने, मुझे हॉकरसर जाना है। तो ये सब चीज़ें क्या, ये एक तरीके का आपका टूरिज़्म को भी बूस्ट करता है, विच इज़ अगेन वेरी बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री। अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर कन्वेंशन है क्या? रामसर साइट्स मेंशन होती है आपके रामसर कन्वेंशन के बीच में। अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें, सबसे पहले तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो फॉर्म हुई थी 1971 में। लेकिन एक होता है फॉर्म होना, एक होता है व्हेन इट केम इनटू फोर्स। तो ये फोर्स में आई थी 1975 में। तो अगर आपको पूछा जाए व्हेन वाज रामसर कन्वेंशन फॉर्म्ड, सो 1971, बट व्हेन इट केम इनटू एक्शन, came into force, so it is 1975. As the name suggests, रामसर कन्वेंशन मतलब रामसर पे फोकस किया जा रहा है। रामसर का मतलब है क्या? रामसर इज नथिंग बट इट इज़ अ प्लेस, एक सिटी है आपके ईरान में। ईरान इज़ द कंट्री एंड द सिटी नेम इज़ रामसर, जहाँ पर इसको बनाया गया था, साइन किया गया था। इसीलिए उस सिटी के नाम पर ही रामसर कन्वेंशन का इसको नाम दे दिया गया है। नाउ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। व्हाट इज रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन इज अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर हु, बाय हुम? बाय यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ठीक है, सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स इज पेरिस, फ्रांस, और उसी के अंदर आता है आपका रामसर कन्वेंशन। नाउ आई टोल्ड यू ऑलरेडी 1971 में ये फॉर्म हुआ था, बट इट केम इनटू फोर्स इन 1975 एंड इसको रामसर इसीलिए कहते हैं बिकॉज रामसर इज द नेम ऑफ द सिटी। और कौन सी कंट्री में है? ईरान में ये सिटी है। ठीक है, अब जब भी कोई वेटलैंड को डेजिग्नेट किया जाता है टू बी अ साइट ऑफ रामसर, अगर एक वेटलैंड, पहली बात तो जितनी भी वेटलैंड्स है वही डील करती है आपकी रामसर के साथ। अगर कोई वेटलैंड को बोला जाए कि ये एक रामसर साइट है, मतलब उसको अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के आपके नज़र में आ चुका है कि ये इसके ऊपर इंटरनेशनली हमको फोकस करना है। इसीलिए रामसर साइट अगर किसी कंट्री की बन जाए, सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। ठीक है, अब जब भी कोई रामसर साइट आपकी बनती है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है कि कुछ भी हो जाए हमको कंजर्व करना है अपने वेटलैंड्स को। अब क्योंकि डील्स विद योर वेटलैंड्स, तो रामसर कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया, कि इनिशियली देयर वर 27, फिर 10 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई, फिर अब 1 ऐड हुई, तो अब कितनी हो गई है? 42। तो 42 टोटल है, विच मेक्स इज हाईएस्ट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स अगर कहीं है तो वो इंडिया में ही है। नाउ नॉट एशिया, साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द, नॉट सम बट ऑल द नेम्स एंड द सिटीज़ जहाँ पे ये रामसर साइट्स हैं। आपको इन सारे के सारे 42 के नाम आपको याद रखने हैं जो भी रामसर साइट्स में आते हैं, स्पेशली जो अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है 10। देखो 27 तो हम सबको याद है, लेकिन 27 के बाद जो 10 फिर एक और ऐड हुआ है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। सबसे पहले हम बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में आता है आपका हॉकरसर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुरिनसर मानसर लेक आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर। वुलर लेक कहाँ पे? अगेन जम्मू एंड कश्मीर। एंड सोमोरेरी आता है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। एंड जो 42nd आपकी अभी ऐड हुई है दैट इज योर होकरसर। ठीक है, सॉरी दैट इज योर सोकर। तो सोकर जो है आपकी 42nd रामसर साइट हुई है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात करें तो उसकी 2nd है। फर्स्ट है आपकी सोमोरेरी। तो ये आपको याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जो रामसर साइट थी लद्दाख की, क्या वो सोकर थी या ये वाली थी? तो आपको याद रखना ये 2nd है, ये वाली 2nd है और ये वाली पहली थी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की। इसी के नीचे आएंगे अब हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आता है आपका चंद्रताल, पौंग डैम, रेणुका वेटलैंड, ये सारे आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका पंजाब। पंजाब में है आपका हरीके, कंजली, रोपड़, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के साथ ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में ऐड हुआ है। एंड केशवपुर मियामी योर कम्युनिटी रिजर्व, ये सब कहाँ हैं आपके, ये सब के सब आते हैं आपके पंजाब में। इसी के बाद कम्स योर गुजरात। गुजरात में आपका एक है, दैट इज़ योर नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये आपका गुजरात में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोलेरू लेक आता है आपका। असम की बात करें तो इट इज़ दीपुर बेल। केरला की बात करें तो केरला में आपके 3 आते हैं। सबसे पहला आता है आपका अष्टमुड़ी वेटलैंड, सस्थमकोटा एंड वेंडनाड कोल, ये तीनों आते हैं आपके केरला में। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। इसी के बाद नेक्स्ट आता है आपका यूपी। यूपी में हाईएस्ट नंबर है, सबसे पहला है आपका नवाबगंज, पार्वती, समन, सांदी, समसपुर, सरसराई एंड अपर गंगा रिवर, ये सब के सब किस में आते हैं आपके यूपी में आते हैं। और यूपी में सबसे ज़्यादा आपके रामसर साइट्स भी मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब के सब 27 में जब बाकी के 10 ऐड हुए थे ना, उसी में ये सबके सब आपके यूपी वाले ऐड किए गए थे। नाउ महाराष्ट्र इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो दोनों ऐड हुए हैं, ये दोनों हाल ही में ऐड हुए हैं। सबसे पहला महाराष्ट्र का फर्स्ट, एक जगह मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी तो वहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ था कि जो लेटेस्ट है जो फर्स्ट महाराष्ट्र की जो रामसर साइट है, क्या वो लोनार लेक है? तो नो, इट इज़ नंबर 2। नंबर 1 वॉज योर नंदूर मधमेश्वर। सो इट वॉज द फर्स्ट वन जो महाराष्ट्र में ऐड हुई थी। और हाल ही में इट इज़ योर लोनार लेक। लोनार लेक अगर आपने, आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब इसकी फोटोग्राफ देखें, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। जो माना जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई थी और फिर जो उसका वेंट था उसके अंदर पानी भर गया एंड देन इट इज़ ऑब्वियसली योर लोनार लेक। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये नंबर 2 में आता है। नंबर 1 आपका ये वाला है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोज वेटलैंड इज देयर। एंड मणिपुर की बात की जाए तो इट इज़ लोकतक रेट। इसी के साथ ओडिशा में आपका भीतरकनिका मैंग्रोव्स भी आपके वेटलैंड्स में आते हैं। एंड चिलिका लेक भी आपका ओडिशा का जो है वो आपका एक रामसर साइट है। इसी के साथ राजस्थान में 2 हैं आपके। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ कियोलाजियो नेशनल पार्क एंड नंबर 2 इज़ सांबर लेक। ये आपकी सबसे बड़ी इनलैंड सेलाइन वाटर लेक भी है आपकी। सो राजस्थान की ये 2 आ गई। इसी के साथ तमिलनाडु की बात की जाए सो इट इज़ पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक ही है। तमिलनाडु की बात की जाए सो इट इज़ रुद्र सागर। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ईस्ट कैलकटा वेटलैंड है। एंड ऑफ कोर्स वेटलैंड की बात हो रही है तो हम सुंदरबंस को कैसे भूल सकते हैं? सो दैट इज़ योर वेस्ट बंगाल। नाउ बिहार का बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ऐड, दैट इज़ योर कबरतल। ये इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में ऐड हुआ है आपके 37 के बाद। जो बाकी के 4 थे उसमें आपका एक ये था। एंड जैसे आपका बिहार है, सिमिलरली आपका आगरा में जो रिसेंटली आया है दैट इज़ योर सुर सरोवर, ठीक है। एंड उत्तराखंड, यूके मीन्स उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना इसको। सो इट इज़ उत्तराखंड, वहाँ पे आपका फर्स्ट है दैट इज़ योर असान कंजर्वेशन रिजर्व। सो दिस इज़ उत्तराखंड नंबर 1। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाल ही में ऐड हुआ है और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड का पहला है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लेटेस्ट की बात करें 42nd की तो इट वॉज सोकर विच इज़ अ हाइपर सलाइन वाटर बॉडी और लेक। हाइपर सलाइन है वो, एक्सट्रीमली सलाइन है वो, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ योर रामसर साइट। जब मैं आपको आगे टाइगर रिजर्व्स पढ़ाऊंगी, नेशनल पार्क्स पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा व्हेन आई टेल यू कि कौन सा किसके पास है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सी यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन कौन सी आती हैं। सो वो हम चीज़ें जब हम आगे आपके सेशन में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर करेंगे उस पर वी आर गोइंग टू कवर दिस इन मच मोर डिटेलिंग। अभी के लिए आपको 42 के 42 नाम याद रखने अनिवार्य है, ज़रूरी है। फाइन। सो नाउ जब हम वेटलैंड्स की बात करते हैं हम हमेशा रामसर साइट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जस्ट लाइक रामसर साइट्स आपका एक और चीज़ है दैट इज़ योर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। नाउ इसमें वो वेटलैंड्स आते हैं, वो वेटलैंड साइट्स आती हैं जहाँ पे माना जाता है कि कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं
आ चुके हैं या आने वाले टाइम में आ सकते हैं। मतलब रजिस्टर, इट इज़ अ रजिस्टर, ये एक रजिस्टर है किसका? वेटलैंड साइट्स का। रामसर एंड मॉन्ट्रिक्स दोनों के दोनों आपके वेटलैंड्स के साथ ही डील करते हैं। सो इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ योर वेटलैंड साइट्स और द लिस्ट, उन वेटलैंड्स की इसमें लिस्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो आपको रामसर जैसा लग रहा होगा कि भाई रामसर में भी तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल रामसर और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, यहाँ तक तो सेम था कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, तो हम मानते हैं कि भैया कंट्री की वो जो वेटलैंड है वो हम डाल देंगे रामसर साइट में। लेकिन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वो वाली आती है जहाँ पे आपका इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज या तो आ चुका है, या तो आ रहा है, या तो आगे वाले समय में आ सकता है। तो हम मानते हैं कि आपको वो वेटलैंड वहाँ से उठाना है और किस में डाल देना? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल देना। वाई? क्योंकि अगर वैसा रहेगा तो वो टाइम कम नहीं है जब वो वेटलैंड तबाह हो जाएगा, तो इसलिए हम वो चीज़ों को डालते हैं आपके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। नाउ व्हाट रीजन्स कैन बी एन नंबर ऑफ, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन्स आपके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आने के लिए। दे कैन बी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, ह्यूमन रीजन्स की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, आपके ओवर ग्रेजिंग, ओवर डिग्रेडेशन की वजह से, इसी के साथ आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वेटलैंड का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है तो आप वो उठा के डाल देंगे आपके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट देयर आर 2 जो आपके उसमें आते हैं। एक आपका आ गया क्यूलाडियो और दूसरा आ गया लोटक। ये दोनों आपके रामसर साइट्स भी हैं। तो क्यूलाडियो आ गया आपका राजस्थान में और लोटक आ गया आपका मणिपुर में। लोटक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? एक रजिस्टर है। ये एक प्रिंसिपल टूल है फॉर कन्वेंशन, ये इसका प्रिंसिपल टूल है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनिशियली जो आपका चिलिका लेक था वो 1993 में इट वॉज एडेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, उसको उसमें डाला गया। लेकिन लेटर ऑन 2002 में उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है और एट प्रेजेंट इट इज़ जस्ट अ रामसर साइट। अभी के लिए वो सिर्फ एक रामसर साइट है एंड इट इज़ नॉट अंडर योर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। और एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 2, दैट इज़ योर क्यूलाडियो एंड योर लोटक लेक। क्यूलाडियो आपका आ गया राजस्थान में और लोटक आ गया आपका मणिपुर में। So this was your lecture on wetlands. हमने ये complete कर दिया। Next lecture में we are going to talk about your nutrient cycle. Thank you so much. I'll see you back very soon. Thank you.